हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। तो ये वीडियो के अंदर हम लेसन 3 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, डायनेमिक ऑफ स्टार्टअप का। पार्ट 1 तक हमने इससे ऊपर तक का कर लिया था। अब हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है कि जो भी हमें स्टार्टअप के लिए रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, इंटेलेक्चुअल हो, सभी को इकट्ठा करना, सभी को गैदर करना एक जगह पे। की एस्पेक्ट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सबसे पहले तो स्टार्टअप्स को ये समझना ज़रूरी होगा कि उन्हें रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए अपने ऑपरेशन को सही से करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो जगह ढूंढना, मतलब कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं वो रिसोर्सेज, वो जगह फाइंड करना। एंड जब आपको वो रिसोर्सेज मिल जाए तो उन्हें अच्छे से मैनेज करना, जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप्स, तो फर्स्ट है एंजल इन्वेस्टर्स। तो कुछ जो अमीर इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वो लोग ना केवल आपको पैसे देंगे बट एडवाइस भी देंगे। वेंचर कैपिटल, तो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती है कुछ जो कि इक्विटी के बदले आपको फंड देती है, बट वो सिर्फ हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप को ही देते हैं। थर्ड है लोन, तो आप मनी बोरो कर सकते हैं बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बट उसको आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। ग्रांट्स, कुछ फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देती है, जो कि आपको रीपे नहीं करना पड़ता है। ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है। हर एक फंडिंग सोर्स के अलग अलग फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, तो आपके लिए जो बेस्ट है वो आप चुन सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड इंटेलेक्चुअल। तो 3 तरह के रिसोर्स होते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब ये फंड्स जो कि हमें किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर रन करने के लिए चाहिए। इसका प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इक्विटी फाइनेंसिंग, तो मतलब आप शेयर बेच सकते हैं अपने कंपनी के इन्वेस्टर्स को पैसे के लिए, या फिर लोन्स ले सकते हैं बैंक से जिसको आपको रीपे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। बूट स्ट्रैपिंग, यानी अपनी पर्सनल सेविंग आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है जो आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, स्किल्ड लेबरर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए अपने स्टार्टअप में इनोवेशन लाने के लिए, टैलेंटेड लोग जो चाहिए आपको, वो सब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है। रिक्रूटमेंट, तो आपको राइट पीपल ढूंढना बहुत ज़रूरी है जिनके पास अच्छी स्किल्स हों जो आपके बिज़नेस को सूट करें। एंड उनकी स्किल्स को आपको इन्हांस करना है ट्रेनिंग दे के उन्हें। एंड एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना है जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे। थर्ड है इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज में आता है मतलब ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे कि पेटेंट्स जो कि आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करेगा कि कोई इसे कॉपी ना कर ले। ट्रेडमार्क्स, जो कि आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी को सेफगार्ड करेगा, जैसे लोगो हो गया, आपका स्लोगन हो गया। कॉपीराइट्स, ये आपको आपके ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करेगा, जैसे सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी रिटन कंटेंट। तो जिससे कि आपकी जो इनोवेशन है, आपने जो खुद से इतनी मेहनत करके इनोवेशन लाया है, तो उसको कोई कॉपी ना कर ले। तो इन सब चीज़ों पे भी खर्च करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका कंटेंट कॉपी ना हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसेस फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए, एंड इसको मैनेज करना भी बहुत ही ज़रूरी है। स्टेप्स इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई रिसोर्स नीड, मतलब कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है, कौन से नहीं है, आगे फ्यूचर में हमें कौन से रिसोर्सेज की नीड पड़ सकती है, सबको प्रायोरिटी वाइज हमें लिस्ट आउट करना है कौन कौन से रिसोर्स हमें अभी चाहिए, कौन से फ्यूचर में चाहिए। सेकेंड, प्लान फॉर रिसोर्स एक्विजिशन, तो हमें बेस्ट सोर्स ढूंढना है कहाँ से हम रिसोर्सेज ला सकते हैं, और हमें एक टाइमलाइन सेट करनी है कौन से रिसोर्सेज हमें अभी चाहिए, कौन से बाद में चाहिए, और सभी रिसोर्सेज के लिए एक अलग अलग बजट हमें बनाना है। थर्ड, रिसोर्स एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज़, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप नए एम्प्लॉयज़ ला सकते हैं, पार्टनर कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्टाफिंग एजेंसीज़ यूज़ कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल रिसोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पेटेंट्स के लिए, ट्रेडमार्क्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लाइसेंस टेक्नोलॉजी के लिए। इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो आप नए टीम मेंबर्स लेके आ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आपको लानी होती है, एंड प्रोटेक्ट करनी होती है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
फिफ्थ है इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो रेगुलरली आपको चेक करते रहना है कि आपके रिसोर्सेज मतलब फ़्लो के साथ, आपके बिज़नेस के फ़्लो के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एंड आपको अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, उनके प्रोज क्या है, उनके कॉन्स क्या है। तो एंजल इन्वेस्टर्स वो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब करते भी हैं, बट वो थोड़ी इक्विटी लेते हैं। इसके प्रोज़ ये है कि आपको कैपिटल भी मिल जाती है और एडवाइस भी ये लोग देते हैं। इसके कॉन्स ये हैं कि ये आपकी ओनरशिप ले लेते हैं। सेकेंड है वेंचर कैपिटल। कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो होती है वो फंडिंग देती है, बट हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स को ही देती है इक्विटी के बदले। तो इसका प्रोज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको एक बार में मिल जाता है एंड एक्सपर्टीज़ मिल जाती है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर पाता है। बट इसके कॉन्स ये हैं कि इन्हें इक्विटी चाहिए होती है एंड कभी कभार ये आपके बिजनेस के डिसीजन में भी इंटरफेयर करते हैं, तो इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। थर्ड लोन्स तो ट्रेडिशनल तरीका ही है, वही मतलब बैंक से ले सकते हैं लोन और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका प्रोज ये है कि आपकी इक्विटी नहीं जाएगी एंड कॉन्स ये है कि आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। एंड जब स्टार्टअप अगर अच्छा नहीं चल पाता है तो आप पैसे वापस करेंगे कैसे, और इसके लिए आपको कोलेट्रल की भी ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ है ग्रांट्स। तो ग्रांट्स वो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, जिन्हें हमें रीपे नहीं करना पड़ता है, जो रिसर्च, इनोवेशन एंड सोशल गुड के लिए दिए जाते हैं अक्सर। इसके प्रोज़ ये हैं कि आपको इसमें इक्विटी भी नहीं देनी और इसको आपको वापस भी नहीं करना। बट इसका कौन ये है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, सबको ये नहीं मिलता है, बहुत किसी किसी को ही मिलता है। एंड ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत लगे होते हैं कि इसमें आप इस चीज़ में इसे यूज़ नहीं कर सकते, इस पैसे को वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। सो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। चूजिंग द राइट फाइनेंसिंग सोर्स। तो आपको पहले देखना है कि आपका जो स्टार्टअप है किस स्टेज पे है और आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप चूज़ करें कि आपको कौन से फाइनेंसिंग सोर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सोशियो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर आप एनालिसिस करते हैं अपने इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट का, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। इससे एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प होती है ये समझने के लिए कि क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स उनके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे। इससे वो चैलेंजेस भी समझ पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ पाते हैं। की एरियाज़ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सो हमें ओवरऑल इकोनॉमी की तरफ देखनी है, इंक्लूडिंग ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल, बिकॉज इन सब चीज़ों से कंज्यूमर की स्पेंडिंग इफ़ेक्ट होती है। सेकेंड इज़ मार्केट ट्रेंड्स। तो हमें करंट मार्केट ट्रेंड एंड आगे कौन सा ट्रेंड आने वाला है वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस वगैरह कर सकें। इंटरेस्ट रेट एंड फाइनेंसिंग। तो हमें इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टार्टअप ने लोन वगैरह ले रखा होगा तो उसे ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सोशल फैक्टर्स। तो डेमोग्राफिक चेंजेस। तो हमें कोई भी चेंज आता है एज, इनकम वगैरह में, वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सके, मार्केटिंग चेंज कर सके अपने। कल्चरल इन्फ्लुएंस। कोई भी कल्चरल ट्रेंड आता है तो वो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जैसे कि हेल्थ अवेयरनेस या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। कंज्यूमर बिहेवियर। तो एनालाइज करना है हमें कैसे सोशल फैक्टर्स जो है वो लोगों की बाइंग जो डिसीज़न है उसको इफ़ेक्ट करता है। इसका बेनिफिट क्या, अगर हम ये एनालिसिस करते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है कि हमें कब और कैसे अपना प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, जिससे रिस्क भी कम हो जाता है ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब कर पाते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप के लिए, क्योंकि इससे कंज्यूमर का बिहेवियर इफेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट चॉइस इफेक्ट होती है एंड ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी भी इफेक्ट होती है। की एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फर्स्ट इज़ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन वो रेट है जब जो गुड्स के प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं एंड लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले जो है चॉकलेट की प्राइस 10 रुपये है एंड आप 100 रुपये लेके गए तो आप 10 चॉकलेट उससे ख़रीद लेंगे।
बट अब इन्फ्लेशन आ गया एंड वो चॉकलेट 20 रुपए की हो गई, तो अब आप कम चॉकलेट ख़रीद पाएंगे, तो इससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। इम्पैक्ट ऑन स्टार्टअप, तो इन्फ्लेशन आने की वजह से जो मटेरियल का कॉस्ट होगा, बनाने का जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट को, वो भी बढ़ जाएगा, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा स्टार्टअप का। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तो एक स्टार्टअप को हमेशा अपनी जो प्राइस है वो कम से कम ही रखनी चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स से, कि जिससे कि मंदी में भी उनका स्टार्टअप सही चले। कैपिटल कॉस्ट, इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है एंड जो स्टार्टअप लोन्स पे रिलाय करेंगे उन्हें मतलब उनकी हालत ख़राब हो सकती है। सेकंड, मार्केट ट्रेंड्स, तो मार्केट ट्रेंड्स जो है वो बताता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या नया ट्रेंड चला है। इसे समझना स्टार्टअप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है कि जो भी नया ट्रेंड आता है वही उन्हें चाहिए होता है, उसी की डिमांड बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो नई टेक्नोलॉजी से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है स्टार्टअप्स के लिए कि वो न्यू मार्केट में एंटर कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, तो इकोनॉमिक ट्रेंड से कंपटीशन बदलता है एंड नए प्लेयर्स भी मार्केट में आ सकते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम इन्फ्लेशन के बारे में समझ सकते हैं, ट्रेंड्स के बारे में हमें पता लगता है, उससे हम सेल्स एंड एक्सपेंसेस को प्रेडिक्ट कर पाएंगे सही ढंग से एंड अच्छा बजट बना पाएंगे। इनोवेशन भी टाइम पर कर पाएंगे, जिससे कि स्टार्टअप्स कॉम्पिटिटिव रहे और बाकी कॉम्पिटिटर्स के बीच में स्टैंड आउट कर सके। रिस्क भी हमारा मैनेज हो पाएगा इससे। सोशल फैक्टर्स इंक्लूडिंग कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड कंज्यूमर बिहेवियर, सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि इसी से इन्फ्लुएंस होता है कि कंज्यूमर ब्रांड के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें आती है, फर्स्ट इज़ कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड सेकेंड इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी की क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, मतलब कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं वो। तो इस हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने चाहिए जो कि हमारे लोकल टेस्ट को सूट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फूड कंपनी है तो वो अपनी रेसिपी बदल सकती है। अगर वो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लोग स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो अपना जो मेन्यू है उसमें स्पाइसी फूड ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सेकंड है मार्केटिंग मैसेजेस, तो मार्केटिंग ऐसी करनी चाहिए हमें जो कि लोकल कल्चर को लोकल कल्चर के लिए फ़िट बैठे। किसी जगह पे एड्स जो है वो फोकस करती है फैमिली एंड कम्युनिटी पे, वहीं किसी और जगह पे जो एड्स है वो फोकस करती है एक अकेले बंदे की सक्सेस पे। तो ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। ब्रांड पोजीशनिंग, तो कैसे एक ब्रांड अपने आप को प्रेजेंट करता है वो लोकल वैल्यू से अलाइन होना चाहिए, मतलब लोकल वैल्यू से मैच करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोकल लोग इसे पसंद करें और इस ब्रांड के साथ एक कनेक्शन फील कर सके और इसी ब्रांड को परचेज़ करें। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर मतलब लोग क्या चूज़ करेंगे, क्या ख़रीदेंगे, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। इससे हमें पता लगता है कि लोगों की चॉइस क्या है, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं और उनके लिए मतलब उनकी नीड के हिसाब से बना सकते हैं। बाइंग पैटर्न्स, तो हमें समझना ज़रूरी है कि लोग कब और कैसे ख़रीदते हैं प्रोडक्ट, जिससे कि हम अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छे से प्लान कर पाते हैं। और अगर कस्टमर्स कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले रिसर्च करते हैं तो कंपनी वालों को उसमें डिटेल इन्फो देनी चाहिए पूरे प्रोडक्ट की। यूसेज ट्रेंड, तो स्टार्टअप को ये पता होना चाहिए कि लोग कैसे ख़रीदते हैं, मतलब स्मार्टफ़ोन से ख़रीदते हैं या फिर ऑफ़लाइन। अगर ज़्यादातर लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करके ख़रीदते हैं चीज़ें, तो उन्हें एक प्रॉपर वेबसाइट देनी चाहिए जहाँ से लोग उनके प्रोडक्ट को ईज़िली परचेज़ कर सकें। लॉयल्टी, तो स्टार्टअप्स को लॉयल्टी देनी चाहिए अपने कस्टमर को, मतलब कि उन्हें एक अच्छी गुड कस्टमर सर्विस देनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर्स जो है वो लॉयल रहे उनके ब्रांड के लिए और हमेशा उनके ब्रांड को ही ले यूज़ करें। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।